जाए, ऑप्शन की बात करी जाए तो आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि, रामदेव। तो देखिए योग के जो आविष्कारक हैं वो पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। इसी तरह छह इसको लेकर योग को लेकर छह दर्शन है जिनके बारे में हम लोग बात कर ले। तो एक सांख्य दर्शन है। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की बात करें तो इसके जो प्रणेता या आविष्कारक हैं वो कपिल है। कपिल है। न्याय जो है, न्याय दर्शन जो है इसके गौतम है। कौन है? गौतम है। वैशेषिक, वैशेषिक, वैशेषिक के कणाद है। ठीक है, कणाद या कणाद जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। आगे है उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के जो है वो है वादरायण। कौन है? वादरायण। वादरायण है। और एक लास्ट आता है जो कि पूर्व मीमांसा। कौन सा? पूर्व मीमांसा के जो लेखक हैं या आविष्कारक हैं या प्रणेता हैं वो जैमिनी है। और योग की पतंजलि हम लोगों ने देख ही लिए। तो इस प्रकार से 6 षष्ठ दर्शन हो जाते हैं। पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात कर ली जाए कि मीमांसा के प्रणेता थे, तो मीमांसा और पूर्व मीमांसा इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो कणाद जो है वो तो वैशेषिक के हैं। ठीक है, वशिष्ठ के है नहीं, विश्वामित्र है नहीं, जैमिनी है। कौन है? जैमिनी है। पूर्व मीमांसा जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा, मीमांसा कितनी है? 2 है। पूर्व मीमांसा इसके वादरायण है और पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। तो सभी इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये एक संप्रदाय से संबंधित है। सबके अलग अलग संप्रदाय हैं और उनके संप्रदाय के संस्थापक जो हुए हैं कौन कौन हुए हैं ये वाली बात है। तो वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, शंकर। तो बात कर ली जाए कि कौन सा सही होगा, तो जो वल्लभाचार्य हैं वो पुष्टि मार्ग के जो है संप्रदाय को बताते हैं। रामानुज जो है विशिष्टाद्वैत को बताते हैं। माधवाचार्य जो है वो द्वैतवाद को बताते हैं और शंकर जो है वो अद्वैतवाद को बताते हैं। तो पहले का दूसरा, ठीक है, दूसरा दूसरा और दूसरे का तीसरा, यही तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने, मिहिर भोज ने। तो 4 का जो सही आंसर है वो तो पहला हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। बात कर ली जाए सबसे ज़्यादा जो अधिकतर क्वेश्चन पूछता है वर्धन वंश यानी कि हर्षवर्धन से। वर्धन वंश की अगर बात कर ली जाए तो वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो हर्षवर्धन नहीं है, बल्कि किसी बात कर रहे थे हम लोग? हर्षवर्धन की, यानी कि वर्धन वंश की बात कर रहे थे हम लोग। तो वर्धन वंश की अगर बात कर ली जाए वर्धन वंश की क्या ही हो जा रहा है, अच्छा हर्षवर्धन। वर्धन वंश या पुष्य भूमि वंश भी कहा जाता है वर्धन वंश को। तो वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं वो पुष्यभूति हैं। कौन है? पुष्यभूति हैं। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक जो है कौन? वास्तविक संस्थापक जो है वो प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें होती हैं, यानी कि जो वास्तविक संस्थापक हैं उनके 3 संतानें होते हैं। एक राजश्री जो कि राजकुमारी होती हैं, दूसरे राजवर्धन होते हैं और तीसरे जो हैं वो हर्षवर्धन होते हैं। कौन होते हैं? हर्षवर्धन होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो हर्षवर्धन है। वर्धन वंश में जो राजधानी थी मगध की वो थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर थी। ठीक है, और वर्धन वंश के पहले गुप्त वंश जो है वो मगध वंश, मगध जो मगध राज्य है या कई राज्यों को मिलाकर, प्रांतों को मिलाकर जो मगध है उस पर राज करने वाला इसके पहले का जो है वो गुप्त वंश रहता है। इसके बाद वर्धन वंश आता है। ठीक है, तो
राजश्री राजकुमारी होती हैं। तो राजश्री जो कि पुत्री है किसकी, पुत्री है प्रभाकर वर्धन की, जो कि प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। इनका विवाह गृहवर्मन से होता है। किससे, गृहवर्मन से। राजश्री जो कि एक स्त्री हैं यानी कि राजकुमारी हैं, उनकी शादी किससे होती है, का विवाह जो होता है वो गृहवर्धन वर्मन से होता है। और गृहवर्मन कन्नौज का राजा है। कहाँ का, कन्नौज का राजा है। और गृहवर्मन की हत्या देवगुप्त द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, देवगुप्त। देवगुप्त जो है ये मालवा का शासक होता है, मालवा का शासक होता है। देवगुप्त कहाँ का होता है, मालवा का शासक होता है। ठीक है। और गृहवर्मन की हत्या कर देता है कौन, देवगुप्त। तो जब देवगुप्त गृहवर्मन की हत्या कर देता है तो जो राजवर्धन है, राजवर्धन यानी कि राजश्री का भाई, ठीक है, राजवर्धन जो है देवगुप्त की हत्या कर देता है। किसकी, देवगुप्त, जिसने गृहवर्मन की हत्या करी थी, यानी उसकी बहनों की हत्या जिसने की थी, तो वो हत्या कर देता है। और तब देवगुप्त का जो मित्र होता है, मित्र शशांक, कौन, शशांक, शशांक जो है वो राजवर्धन की हत्या कर देता है। शशांक किसकी हत्या कर देता है, राजवर्धन। राजवर्धन जो कि प्रभाकर वर्धन की दूसरी संतान यानी कि राजकुमार है। ठीक है। अब शशांक, अब जो एक ही बचता है राजकुमार जो कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भाई यानी कि राजवर्धन की मृत्यु किसके हाथों हो जाती है, शशांक के द्वारा हो जाती है। तो शशांक की हत्या कौन कर देता है, हर्षवर्धन कर देता है। और राजश्री को कन्नौज की गद्दी पे बिठाता है और खुद उसका संरक्षक बनकर राज्य को संभालता है। हर्षवर्धन के बारे में और बात कर ली जाए तो पुस्तक हर्षवर्धन की जो है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, कौन, प्रियदर्शिका। ठीक है। और विद्वान जो हर्षवर्धन के शासनकाल में होता है वो बाणभट्ट होता है, विद्वान बाणभट्ट होता है। और बाणभट्ट की रचनाओं की बात कर ली जाए तो हर्षचरित्र है और कादंबरी है। हर्षचरित्र और कादंबरी, ये बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के समय का जो है कि विद्वान रहता है। ठीक है। तो ये वर्धन वंश के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत आउटलाइन देखी, जो इम्पोर्टेंट है वो देखी हम लोगों ने। वैसे चौथे का आंसर जो है वो पहला है। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। 5वें की सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन से जो वर्धन वंश से जो इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने देखा। आगे है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुडू को पराजित किया था। भीतरी स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। पहले 6वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो आपको पता होगा भीतरी स्तंभलेख। ठीक है। बात कर लेते हैं भीतरी स्तंभलेख की। तो भीतरी स्तंभलेख यूपी के गाजीपुर जिले के, किस पे, गाजीपुर जिले के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी नामक स्थान पर ये भीतरी स्तंभलेख बनाया जाता है। कौन से स्थान पर, भीतरी नामक स्थान पर, और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। ठीक है। और इसमें जो है हुडू के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि हुडू का पहला भारतीय आक्रमण, भीतरी स्तंभलेख में कहा गया है कि हुडू का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए। ठीक है। स्कंदगुप्त से पूरी तरह पराजित हुए। और ये किसमें, भीतरी स्तंभलेख में बताया गया है। ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ें हो रही होंगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।
तो जो है छठे का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। फाहयान, वेन सॉन्ग इतने, अच्छा ये जब भारत आए थे और कब तक से कब तक का इनका समय रहा है, अवधि काल रहा है, वो बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि क्या सही है इस क्वेश्चन में और क्या गलत, तो ये आयोग के द्वारा ही प्रश्नों को थोड़ा सा उलट पलट के दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि फाहयान के भारत भ्रमण का अगर काल देखा जाए तो वो केवल 10 वर्ष है, जो कि 402 ईस्वी से 412 आता है। तो ये तो सुमेलित ये भी नहीं है। ठीक है, वेन सॉन्ग की बात कर ली जाए तो वेन सॉन्ग जो है, और लेकिन अगर चीन में बात कर ली जाए तो चीन में ये 399 से लेके 414 तक रहता है, लेकिन इसमें भारत का पूछा हुआ है क्वेश्चन में। वेन सॉन्ग की बात कर ली जाए तो ये 629 से आता है। ठीक है, 29 से आता है, 645 ईस्वी तक रहता है। ये तो बिल्कुल सही है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब ये इसका सही है। तो इस तरह से ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि 402 से लेकर 412 तक रहता है फाहयान। इत्सिंग की बात कर ली जाए तो इत्सिंग जो है भारत भ्रमण करता है 671 से 695 ईस्वी, ठीक है, तक रहता है। और अल मसूदी जो है 915 से 16 ईस्वी के मध्य ये भारत भ्रमण करता है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। या तो यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तब ये ऑप्शन सही होता। तो इस तरह से जो है ये हम लोगों ने आउटलाइन देखा कि इसका क्या सही होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता कि कौन सा सुमेलित है तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। अब सुमेलित नहीं है तो पहला भी सुमेलित नहीं है, तीसरा भी सुमेलित नहीं है और चौथा भी सुमेलित नहीं है। ये बात हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। और जैसा कि ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। कुषाण, यानी कि यहाँ पे मुद्राओं की बात हुई है, कौन से राज्य में, कौन से काल में, कौन से समय में कौन सी मुद्राएं चलाई गई। ठीक है, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचूरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8वें का, वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, देखिए, सातवाहन वंश ने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चलाई थी, बल्कि सातवाहन की अगर बात कर ली जाए तो चांदी के सिक्के, तांबा, शीशे और पोटीन के सिक्के जारी किए थे। किसमें, सातवाहन, लेकिन स्वर्ण के सिक्के जारी नहीं किए थे। तो यही सुमेलित नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात आई है सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश के बारे में बात कर ले कि क्या है इम्पोर्टेंट सातवाहन वंश में। ठीक है, सातवाहन वंश की अगर बात कर ली जाए तो कहाँ है गया सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश जो है, संस्थापक की बात कर ली जाए तो सीमुख है। संस्थापक कौन है, सीमुख है, सीमुख है। ठीक है, इस टाइम में राजधानी जो सातवाहन वंश ने बनाई थी वो प्रतिष्ठान थी। राजधानी इनकी कहाँ थी, प्रतिष्ठान, जो कि अब महाराष्ट्र के नाम से जानी जाती है, प्रतिष्ठान। और इसका योग्य शासक हॉल था। योग्य शासक कौन था, हॉल था। और जो योद्धा था, प्रतापी शासक जो था, वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो जो है कि प्रतापी शासक था सातवाहन वंश का। ठीक है, तो पहला तो जो शासक होता है वो सिमुख होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है विशिष्टिपुत्र पुल्लुमाभी। दूसरा कौन होता है, विशिष्टिपुत्र पुल्लुमाभी। तो विशिष्टिपुत्र पुल्लुमाभी की बात कर ली जाए तो वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमाभी की बात कर ली जाए तो युद्ध होता है रुद्रदामन के साथ। ठीक है, किसका, रुद्रदामन के साथ।
युद्ध होता है जिसमें वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमाभी, ठीक है, कौन, पुल्लुमाभी जो है वो पराजित होता है, किसके द्वारा, रुद्रदामन। रुद्रदामन वही जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, और सुदर्शन झील को बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि प्रतापी राजा है सातवाहन वंश का, ठीक है, जो कि सातवाहन वंश का एक क्या है, प्रतापी राजा है या योद्धा है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है युद्ध होता है शक शासकों के द्वारा, शक शासक के द्वारा युद्ध होता है। नाम है शक शासक का नहपान, ठीक है। नहपान के द्वारा युद्ध होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, और नहपान हारा जाता है, मतलब हार जाता है या पराजित हो जाता है। और इस युद्ध की गौतमी पुत्र सातकर्णी और नहपान शक शासक नहपान के जो युद्ध की बात है वो जोगल थंभी अभिलेख में, जोगल थंभी अभिलेख में चर्चित है, ठीक है। ये बात रही सातवाहन वंश से। चलिए, वैसे 8वें का जो सही आंसर है वो सातवाहन वंश हो जाएगा, जिसने स्वर्ण की मुद्राएं नहीं बल्कि चांदी, तांबा और शीशे की मुद्रा यानी कि मुद्राओं का जो है प्रचलन शुरू किया था। और सर्वाधिक स्वर्ण जो मुद्राएं थी वो गुप्त काल से संबंधित थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म की मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए अगर, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा, शैव धर्म। शैव धर्म ऐसा संप्रदाय है जो शिव को पूजते हैं, शिव को मानते हैं, और इन्हें नयनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नयनार कहा जाता है। वैष्णव धर्म नयनार कहा जाता है, ठीक है ना, नयनार। ये बात रही, तो ये बिल्कुल ही तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, और इतनी सारी कि आप लोगों को याद ही हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्य ने, गंग शासकों ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म की। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। जैन धर्म की बात कर ली जाए, अब राष्ट्रकूट के जो शासक थे वो तो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, यानी हिंदू ब्राह्मण धर्म के थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म के जो प्रसार था वो बहुत तेजी से था, इसी वजह से राष्ट्रकूटों का संरक्षण जैन धर्म को मिला था, ठीक है। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर और पहले तीर्थंकर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करके बताएं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो स्तूप है, चित्रकारी, कनिष्ठ के सिरविहीन मूर्ति, दशावतार मंदिर। तो स्तूप जो है वो सांची का स्तूप, यानी कि पहले का जो है वो दूसरा सही हो जाएगा, तो इसमें भी इसमें दूसरा है, यही सही हो जाएगा। और देख लेते हैं चित्रकारी की बात कर ली जाए तो चित्रकारी का, अच्छा सांची का स्तूप तो सांची का ही होता है, ठीक है। 12 का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 12 के पहले का दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। और चित्रकारी का बाग हो जाएगा, ठीक है। कनिष्ठ के सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। तो हाँ सही है, दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। इस तरह से आगे देखा जाए, सुमेलित कीजिए। अगला है कि एलिफेंटा की क्या है, गुफाएं हैं, ठीक है। श्रवण बेलगोला क्या है, अगर फिलहाल पहले मिला लें उसके बाद हम लोग इस पे चर्चाएं करेंगे, ठीक है ना। श्रवण बेलगोला मूर्ति है, और खजुराहो का मंदिर है, सांची का स्तूप है, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तो
दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं, यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण करवाया गया था श्रवणबेलगोला में। ठीक है, और खजुराहो के जो मंदिर हैं मध्य प्रदेश में स्थित है, चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। कौन से? चंदेल शासकों द्वारा। तो ये बात रही फिलहाल 13 का जो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए फिर, भीमबेटका कहाँ है, सोर टेम्पल कहाँ है, हम्पी कहाँ है और मानस कहाँ है। भीमबेटका की बात कर ली जाए तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। सोर टेम्पल तमिलनाडु में है। हम्पी कर्नाटक में है और मानस जो है असम में है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 15वां क्वेश्चन। फिलहाल कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के बीच के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो हाँ, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है? तो 3 शैलियाँ हैं, कौन कौन से आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करके बताएं। और भीतर गांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, ओसिया मंदिर। ठीक है, 16 के पहले सही आंसर की बात कर ली जाए तो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, और ये जो है नक्काशियों और मूर्तियों जो नक्काशियाँ और मूर्तियों द्वारा बनती है उसमें नागर शैली, कौन सी शैली? नागर शैली होती है जिसमें नक्काशी करी जाती है। और वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला शैलियों का मिश्रण होता है। वास्तु शैली जो होती है, तो ऐसी बहुत सी शैलियाँ हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर नोट डाउन करके बताइएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये कौन सी शैली में है, कौन सी शैली में? और हर्ष जो है नरसिंहवर्मन प्रथम की बात कर ली जाए तो इसने मामल्ल शैली का विकास जो है, ये पल्लव वंश का शासक है नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, इसमें 2 जो है स्मारक बने, इसमें मंडप एवं एकात्मक मंदिर। इन्हें रथ कहा गया। क्या कहा गया? रथ कहा गया। और इस शैली से निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में विद्यमान है। ठीक है, महाबलीपुरम में विद्यमान है जो कि मामल्ल शैली में बने हुए हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात कर ली जाए तो ये गुप्त वंश का शासक, ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की पुस्तकों समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने पूरी चर्चा की है, तो इसके इम्पॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करके बताएं। अगला है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये क्वेश्चन भी आयोग की तरफ से गलत है, यानी कि ऑप्शन सेम दे दिया गया है। चालुक्य, चोल, कदम्बरी और कलचुरी। ठीक है, 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें सब में जो है सभी ऑप्शन जो है एक जैसे हैं, यानी कि चालुक्य में भी शासन में रहते हुए अपने उत्तराधिकारी को जो है घोषित कर दिया जाता था। चारों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ था नहीं, ऑप्शन दिया नहीं गया था अलग से, यानी कि 1 2 ऐसे 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं, जिसमें आयोग की ये थोड़ी सी गलतियाँ हैं। आगे देखते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना की पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। किस? मदुरई, ताम्रलिपि, तोड़ी और अरिकामेडु। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अरिकामेडु जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अरिकामेडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक
प्राचीनतम पुरातात्विक जो है स्थल है। अब इसके दो नाम भी हैं, यानी कि जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आप बताएं। इसमें पोड़ुके के नाम से इसको संदर्भित किया गया है, आरिकामेडु को पोड़ुके के नाम से संदर्भित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशु पर क्रूरता, कहाँ ही गया क्वेश्चन, पशु पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल, चोल राजा कुलोतुंग प्रथम, कश्मीरी राजा जय सिंह। तो 20 का जो सही आंसर है वो दूसरा है, चालुक्य राजा कुमारपाल ने। ठीक है, तो ये थे 20 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।